और न्यूज नेशन के अपडेटेड डेटा से आपको रूबरू करा दें। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 135 से 139 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, यानी बीजेपी जिस तरह से 150 का टारगेट रखकर चली थी, न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 139 तक भी पहुंच सकती है। ऐतिहासिक जीत होगी। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तमाम परंपरागत जो एनालिसिस होता है उसको पीछे छोड़ते हुए, उसको गलत साबित करते हुए चौंकाने वाले अप्रत्याशित आंकड़े ये साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस को 42% वोट मिलने के आसार हैं। वोट शेयर जरूर बढ़ रहा है लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो रहा है। शाम 5 बजे तक का जो मतदान है उसके हिसाब से जो हमारा एग्जिट पोल था, पोलिंग बूथ का जो सैंपल साइज लेकर वहां पर जो वोट डालने जा रहे लोग थे उनसे जब हमने ये पूरा का पूरा अपना एग्जिट पोल उनके आधार पर जो फाइनल आंकड़ा निकल कर आ रहा है, बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस के खाते में 42%, अदर्स के खाते में 10% वोट जाने के आसार हैं। और ये शाम 5 बजे तक के फाइनल आंकड़े हैं। और इसके मुताबिक बीजेपी को अगर इस प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट करें तो 182 में से 135 से 139 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 42 से 46 और अन्य के खाते में 0 से 2। यानी जरा सोच के देखिए, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, पाटीदार आंदोलन छिड़ा, बड़ी बड़ी रैलियों में हजारों की भीड़ आती है। अगर सोशल मीडिया पर भी बात करें तो एक वक्त तो ऐसा भी आता है जब हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ज्यादा ट्रेंड करते हुए या उन्हें ज्यादा फेसबुक पर लोग देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब जमीन पर वोट डालने की बारी आती है तो किस तरह से बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ मुद्दों को लेकर भी हमने जनता के बीच गए और उनसे सवाल पूछे हैं कि आखिर अगर बीजेपी उनकी पहली पसंद बन रही है एग्जिट पोल में तो उसके पीछे की वजह क्या रही। गुजरात चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा? विकास। 38% लोगों ने मांगा विकास, 12% महंगाई, 10% बेरोजगारी और 10% नोटबंदी। यानी कि विपक्ष नोटबंदी, बेरोजगारी की बात कर रहा था लेकिन गुजरातियों के लिए मुद्दा नहीं था। 9% ने भ्रष्टाचार, महज 6% ने जीएसटी को मुद्दा बताया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इतने बड़े आंदोलन की, व्यापारियों को लुभाने की कोशिश की। पाटीदार आरक्षण महज 6% लोगों के लिए मुद्दा रहा। अगर हम बात करें आगे, अगला सवाल जो हमने अपने दर्शकों से पूछा वो ये था कि हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश की जो एक तिकड़ी है जिसको लेकर खूब भीड़ बटोरी जा रही थी, खूब सुर्खियां बटोरी जा रही थी, तो क्या उसका कांग्रेस को फायदा मिला? जी हां, 49% लोगों की राय थी कि इसका सीधा सीधा फायदा इस तिकड़ी का कांग्रेस को जरूर गया है। वो सीटों में नहीं पर कम से कम वोट शेयर में तो तब्दील हुआ है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है 37% मानते हैं। पाटीदार आरक्षण, जी हां, पाटीदार एक बड़ी तादाद 70 से 80 सीटों पर उनका असर रहता है, उनके वोट का। 49 लोगों को पाटीदार आरक्षण का फायदा मिला, यानी कोली समाज जो है वो बीजेपी के हक में चला गया। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक उससे खिसक गया और एक तरह से पाटीदार आंदोलन बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखा। जीएसटी, नोटबंदी, गुजरात चुनाव पर इसका कितना असर हुआ? क्योंकि गुजरात को तो धंधा प्रदेश भी कहते हैं, कारोबार ही गुजरात का दूसरा नाम है। तो बीजेपी को 49% लोगों ने कहा कि भाई इसका फायदा हुआ, यानी कि बीजेपी की जो विकास की और देश को आप भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं उस छवि को यहाँ पर बल मिला। अरुण जी, अब बड़ा सवाल ये कि पाटीदार आंदोलन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मुश्किल का मामला था जिसे संभालना 2.5 साल से आपके सरकार के लिए आसान नहीं था। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में जो लोगों ने अपने जवाब दिए उसके आधार पर फायदा आज आपको हुआ। आपने कौन सी जादू की छड़ी चलाई जिसकी वजह से हार्दिक पटेल की रैलियों में हजारों नहीं लाखों तक लोग जुटे, लेकिन फायदा आपको मिला? क्या कर रहे थे आप? देखिए, जादू की छड़ी तो ये थी, गुजरात में सुशासन का राज था और हार्दिक पटेल जिस प्रकार से कांग्रेस से हाथ मिला लिए तो लोगों को समझ में आ गया कि हार्दिक पटेल वास्तव में उनको बढ़ाने देवाना, उनको जिस प्रकार से रैलियों का आयोजन करने वाला, पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था, ये सबको पता चल गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश भर में प्रवास करता हूँ। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री जी के जो काम है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जी, जो ये योजनाएं हैं वह योजनाएं नीचे तक जनता को, गरीबों को क्लिक कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा के रूप में पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं। गुजरात के चुनाव को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी जोड़ के देखिए। जब उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ हम जीते, उत्तराखंड में 3/4 बहुमत के साथ जीते जी। कांग्रेस ने वहां पे नोटबंदी का, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी ने नोटबंदी का इशू बनाया था जी, लेकिन हुआ क्या स्थिति, हम 3/4 जीते। उसके बाद यहाँ आकर जीएसटी का मामला, जीएसटी का इशू बनाया। कुल मिलाकर के देश की जनता को यह विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री, यह तो फकीर है, यह जो करते हैं देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, शोभा जी, जनता के हित के लिए करते हैं।
प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, शोभा जी, आपको लगता है कि मुद्दे थे, लेकिन गुजरात में जो हमारी सरकार में भारी पड़ गई, सुशासन के काम रहे वही। देखिए, जो जीएसटी का मुद्दा था, हमने वो मोदी जी भी देखे जो कसम खाते थे मुख्यमंत्री के रूप में कि जीएसटी लागू नहीं होने दूंगा मैं गुजरात में। और जीएसटी जो 28% था, जब राहुल गांधी जी ने इसको मुद्दा बनाया तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और 28 से 18% पे जीएसटी को लाना पड़ा। वो अपने आप में दिखाता है कि कितनी विचलित थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस जीएसटी वाले मुद्दे को लेकर, कि इनको उसमें चेंज लाना पड़ा, उसको 28 से 18 पे करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा था जी, और उसको ये नकार नहीं सकते। और कांग्रेस के दबाव में, राहुल जी के दबाव में इन्होंने जीएसटी में चेंजेस लाए, तो क्या इसको ये नकारेंगे? अरुण जी, अरे नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अभी भी जीएसटी में बहुत सारी चीज़ों में 28% है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले का जो जीएसटी का स्वरूप था, उस स्वरूप को चेंज करके कैसे जनता के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए वो हितकारी हो, वह जीएसटी का स्वरूप लिया। वहां कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। नहीं तो 18% का कैप जो कांग्रेस जीएसटी लेके आई थी, तो मोदी जी तो कसमें खा रहे थे कि चाहे जो हो जाए मैं गुजरात में लागू नहीं होने दूंगा। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वही जीएसटी में कुछ और उसके बाद बढ़ा के 28% में अगर आपकी बात पढ़ी राहुल गांधी के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा और जीएसटी में बदलाव करने पड़े, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस क्या उसका क्रेडिट लेने में कामयाब हो पाई? क्योंकि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा है उसमें तो ऐसा लगता नहीं। कांग्रेस के आगे सरकार एग्जिट पोल मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि एग्जिट पोल बिहार में क्या हुआ था, क्या दिया एग्जिट पोल ने बिहार में, और रिजल्ट्स क्या आए। इसी तरह से पंजाब में आपके एग्जिट पोल क्या दे रहे थे और उसके रिजल्ट क्या आए। अब शोभा जी आप गिलाना शुरू कीजिए। क्या दे रहा था, रिजल्ट क्या शोभा जी गिलाना शुरू कीजिए। कर्नाटक में जो एग्जिट पोल हुआ था, आज उसी के दम पर, उसी के आधार पर आपकी सरकार है। इतने अलहदा नहीं थे, पंजाब में भी कांग्रेस को एज दिखाई। मैं मानता हूँ शोभा जी कि शायद एग्जिट पोल आज आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए हो सकता है आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हो। और मैं ये भी मानता हूँ कि एग्जिट पोल बहुत बार गलत होते हैं, मैं मानता हूँ। बिहार में क्या हुआ था? बिल्कुल शोभा जी, मैं मानता हूँ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। आज जो डिक्टेटोरियल माहौल है, आज जो पत्रकारों से लेके टीवी चैनल्स पे जो प्रेशर है, जो एक तरह से एक डिक्टेटोरियल स्टेट में हम रह रहे हैं, वहां क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का दबाव, न्यूज़ नेशन इस तरह की किसी भी डिक्टेटरशिप को नहीं मानता है, ना ही किसी दबाव में आता है। हम अपने चैनल के लिए कह सकते हैं। इसका जवाब जरा अरुण जी से लेते हैं। अरुण जी बताएगा, किसी भी दबाव का ये तरीका नहीं है, ये अरुण जी, अरुण जी, पत्रकारों को क्यों डरा रहे हैं आप? कांग्रेस से कहती है आप पत्रकारों को भी डरा रहे हैं। न्यूज रूम में घुस गए हैं, सारे एडिटर को आपने ताले में बंद कर दिया है, बिना इमरजेंसी लगाए आपने इमरजेंसी लगा दी है। डराने का आज कभी भी काम नहीं किया। वो तो इमरजेंसी काल में अगर कोई डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, उनकी बोलती बंद करने का काम किया, जी कांग्रेस ने किया। इतिहास रहा है कांग्रेस का, जब इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस की किस नाते कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी डराने का काम कर रही है। चलिए आइए अब जरा हम बिल्कुल आइए जरा एग्जिट पोल पर वापस लौटते हैं। अरुण जी, हम ये दिखाना चाहते हैं कि न्यूज नेशन का एग्जिट पोल जो है उसके आधार पर बाकी तमाम एजेंसियां जिन्होंने अपनी एग्जिट पोल किए हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं और क्या आंकड़ा सामने आ रहा है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से, हमारा इसमें जाहिर सी बात है अभी नया डेटा फीड नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ नेशन के हिसाब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 135 से 139 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के हिसाब से 99 से 113 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी और सीडीएस के पोल के हिसाब से 117 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। न्यूज़ 24 और चाणक्य के हिसाब से 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर के हिसाब से 109 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, और इंडिया टीवी और वीएमआर के हिसाब से 108 से 118 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिल सकती हैं। यानी कि जो जितने एग्जिट पोल तमाम लोगों ने किए हैं, सबके हिसाब से कम पूर्ण बहुमत की सरकार या 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिख रही है, और यह बात अपने आप में स्पष्ट हो रही है। जाहिर सी बात है अरुण जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अध्यक्ष जी ने बार बार हर मंच से कहा 150 से एक कम नहीं।
कम है अब 150 से। देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जैसा कोई भी व्यक्ति उतना मेहनती किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है जितना वो 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे मेहनत करते हैं जी। अगर आप समझिए कि मतलब चुनाव के दौरान तो 20-20 घंटे 21-21 घंटे मेहनत करते हैं। वो जमीन से जुड़े हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है। वह जो कोई बात पहले भी कहे आज भी कह रहे हैं, उसके पीछे जमीनी हकीकत है, उसके पीछे तर्क है, तो आप अभी भी और उसके पीछे मेहनत का आधार भी है कार्यकर्ताओं की। इस पर जब उन्होंने 150 का टारगेट दिया है तो आप देखिएगा चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उन्होंने जो लक्ष्य दिया वह भी प्राप्त होगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि अभी टारगेट तक आपकी पार्टी पहुंचेगी। आपका ग्राउंड जीरो, आपका सर्वे, आपका आकलन यही कह रहा है। लेकिन इस बीच अजय जी, आपने खास बातचीत की थी योगी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल न्यूज नेशन ने खास बातचीत की थी और मुझसे बातचीत के दौरान मैंने गुजरात पे कुछ सवाल पूछे थे योगी आदित्यनाथ से, और खास करके राहुल गांधी को लेकर जिस तंज और जिस अंदाजे बयां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को रखा था, मैं चाहता हूं कि हम ये अपने दर्शकों को अभी प्रदर्शित करें और उसके बाद हम शोभा जी से उसकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे और हमारे विशेषज्ञ भी हैं जो योगी जी की इन बातों का जवाब देंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात चुनाव संबंधित जो सवाल पूछे गए थे न्यूज नेशन के द्वारा, उसका क्या जवाब दिया। राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से वो मोदी सरकार पर लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि गुजरात की सरकार पर भी कई बातें कह रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस संबंध में। क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के इस पूरे कैंपेन को, जो एक जबरदस्त तरीके से लोग कहते हैं मीडिया बज बना हुआ है, क्या ये वास्तविकता है? देखिए, गुजरात के चुनाव को मीडिया ने बहुत ज़्यादा राहुल गांधी और उनकी टीम को ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया है। पूरे गुजरात के अंदर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है जी। देखिए, जो प्रश्न हैं राहुल गांधी जी से, मुझे लगता है कि वह प्रश्न मेरे नहीं थे, बल्कि वहाँ की जनता के द्वारा जो बातें रखी जाती थीं जी, उन्हीं से प्रश्न भी निकलते थे। राहुल गांधी किस विकास की बात कर रहे हैं? 1947 से 1995 के बीच में सर्वाधिक समय तक राहुल गांधी के कांग्रेस की सरकार गुजरात में थी। तब वहाँ के 18,000 गाँव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। जब पीने का पानी नहीं तो खेत को पानी कहाँ से आ जाएगा, वो भी नहीं था जी। बुनियादी ढांचागत विकास में भी गुजरात उतना आगे नहीं था। आज से 17 वर्ष पहले गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था। गुजरात का एक बड़ा भाग उससे पूरी तरह तबाह हो गया था। गुजरात में असुरक्षा का वातावरण था, बड़े बड़े दंगे होते थे। एक बार बड़ोदरा में दंगा हुआ था, 320 दिन तक कर्फ्यू था जी। पोरबंदर की जेल शिफ्ट करनी पड़ी थी कांग्रेस सरकार को। इतना बड़ा माफिया वहां हावी था कि गॉड मदर नाम पर एक फिल्म ही बन गई थी। गुजरात में विकास आज जो दिखाई दे रहा है जी, ये पिछले 22 वर्षों का, और उसमें भी मोदी जी के शासन में 2000 के बाद 18,000 गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी हुई, 18,000 गांव में बिजली पहुंची। गांव हो या शहर 24 घंटे बिजली है। हर घर तक पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल पहुंचा जी। हर खेत को पानी पहुंचने की गारंटी हुई। और गुजरात के विकास के मॉडल को पूरी दुनिया अपने यहाँ लागू करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। तो जहाँ ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो गुजरात की जनता इस बात को देखती है। विकास जाति, मत और मजहब नहीं देखता। और ये कार्य गुजरात के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में यह कार्य वहाँ हुआ। अब मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस विरोध करती थी सरदार सरोवर डैम की, आज चर्चा नहीं करती जब गुजरात के हर खेत में पानी पहुंच गया। कांग्रेस विरोध करती है बुलेट ट्रेन की, कि बुलेट ट्रेन क्यों चालू की जा रही है जी। तो ये तो अपने आप में प्रश्न करने वाला ही हंसी का पात्र हो जाता है। राहुल गांधी इसमें स्वयं ही हंसी का पात्र हो जाते हैं। दूसरा,
गुजरात के चुनाव ने 2 काम जरूर किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोलना शुरू करवा दिया और दूसरा, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करने शुरू। मेरा यही सवाल था, अगला मैं आपसे पूछने वाला था कि आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, आपने कौन सी घुट्टी पिला दी उनको? और 27 मंदिर जा चुके हैं और अभी मैं कह रहा हूं ना कि ये 2 कार्य जरूर हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 के बीच में बोलते, संभवतः इतने घोटाले नहीं होते, लेकिन आज गुजरात में जाकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं जी, विकास की बात करते हैं, अपनी अमेठी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस नहीं बना पाए। तो राहुल गांधी, आज भी आपने देखा होगा सम्राट साइकिल का विवाद चल रहा है, पता लगा कि उसको भी वे लोग हड़पना चाहते थे तो बड़ा विवाद हुआ। मंदिर जाकर के जनता यही प्रश्न पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी मंदिर जाकर मंदिर क्यों जा रहे हैं। तो मैंने उनसे इसी बात को लेके पूछा, भाई सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे जी, तो कांग्रेस ने विरोध किया था। राहुल गांधी इसमें स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा, मैं नहीं समझ पाया कि हमारे यहाँ तो कभी जनेऊधारी और गैर जनेऊधारी का कोई अंतर ही नहीं आया। वहाँ जाकर के भी उन्होंने विभाजन की अपनी मंशा से वे बाज नहीं आए। वहाँ भी उन्होंने प्रश्न कर दिया कि साहब राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। अब आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, अमेरिका के राजदूत से मिलेंगे तो कहेंगे कि मैं हिंदुओं से मुझे खतरा है जी, और जब वोट लेना होता तो आप जनेऊधारी बन जाएंगे। यानी लश्कर तोयबा से खतरा नहीं था। जब गोधरा में कार सेवक मारे जाते हैं, राहुल गांधी को तब चिंता नहीं थी, लेकिन जब लश्कर तोयबा की आतंकी इसरत जहां मारी जाती है तो राहुल गांधी की कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। ये सारे प्रश्न हैं। आप द्वारकाधीश मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जाइए भाई, कोई भी जा सकता है, लेकिन मनसा तो साफ हो। आपकी मनसा ही साफ नहीं। 2005 में राम सेतु को जब तोड़ने का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया था जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट अपना दिया था, इसमें श्री राम और श्री कृष्ण को मिथक माना था, यानी उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए थे। राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और अंत में 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? कांग्रेस क्यों इसमें बार बार बाधा पैदा कर रही है जी? और ये तो पूरे देश ने देखा है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नेतृत्व की जो टीम, जो वहाँ पर बेंच थी, वहाँ जाकर के खड़े होकर के जिस प्रकार से चिल्ला रहे थे, यानी न्यायालय ने भी इस पर आपत्ति की जी। और न्यायिक कार्यों में कैसे हस्तक्षेप करते हैं कि वहाँ जाकर के उन्होंने इस बात को कहा कि जुलाई 2019 से पहले इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए।